इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूँ जनसंख्या जनगणना 2011 के बारे में। ये इस पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं भारत के संबंध में और भारत के संबंध में जो डाटा होगा और प्रदेश के संबंध में जो डाटा होगा और इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बातें करूँगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें इसका जो मैंने अभी बताया उसके क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात और घनत्व, साक्षरता और वृद्धि के बारे में बातें करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बातें करेंगे यानी जो केंद्र शासित अपना प्रदेश है उसके बारे में, जो गांव की जनसंख्या का क्या रिपोर्ट है और शहर की जनसंख्या क्या रिपोर्ट है, वो पार्ट 2 में हम बातें करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये केबीएस पीआरटी के जो सिलेबस है उसमें दिया गया है। इसके साथ साथ ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा सभी में पूछा जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरा नाम है राकेश गौड़, आप सभी का राकेश टीचर 21 चैनल पर स्वागत है। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि जो अपनी जनगणना, ये जो अपना जनगणना स्टार्ट हुआ था अपने भारत देश में के संबंध में, तो ये हुआ था 1872 में। पहली बार हुआ था 1872 में। लॉर्ड मियो का शासनकाल था। लॉर्ड मियो, ये ध्यान रखिएगा, 1872 में। ये 1872 से कब तक, देखिए जनगणना जब भी होती है हर 10 साल के अंतराल पे होती है, 10 साल के। तो ये जो 1872 में पहली बार हुआ था, फिर दूसरा कब हुआ था, वो 1881 में हुआ था। क्योंकि ये अंतर 10 साल का नहीं है, इसलिए इसको अनियमित जनगणना बोला जाता है। यानी 1872 से 1881 तक लॉर्ड मियो का शासनकाल वाला जो हुआ था, इसको अनियमित जनसंख्या जनगणना बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब 1881 से देखा जाए तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, यहाँ से नियमित जनगणना माना जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना अनियमित जनगणना में क्या अंतर है, ठीक। अब देखिए 1881 से फिर अगला जब होगा 1891 में होगा, फिर 1901 में होगा, 1901 में, ऐसे मतलब हर 10 साल के अंतराल पे, यानी नियमित कंटिन्यू चलता जाएगा। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि 1881 में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था और 1872 में लॉर्ड मियो का शासनकाल था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी तक यानी सन 2011 तक, अभी तक टोटल यानी 1872 से लेके 2011 तक टोटल 15 बार जनगणना हो चुकी है। जनसंख्या जनगणना 15 बार हो चुकी है। इसलिए अगर पूछे क्वेश्चन में कि जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था तब से लेके आज 2011 तक कितना हुआ है, तो 7 कैसे, यानी अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक। ये 47 में आज़ाद हुआ था, तो जनगणना कब हुई थी, 1951। 51 में, 19 फिर 61 फिर 71, ऐसे करते 2011 तक आएंगे तो टोटल 7 है। तो स्वतंत्र भारत के बाद यानी 7 जनगणना हो चुकी है, ठीक। अब 16वीं जो जनगणना होगी 2021 की होगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं बातें करने वाला थोड़ा कि अब जो जनसंख्या जनगणना अपना 2011 है उसके विशेष के तथ्यों के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए जो 2011 का अपना जनगणना हुआ था उसी के अनुसार आप क्वेश्चन मतलब पुटअप करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी के आधार पे ही होगा, ठीक। इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब रही बात, देखिए 2011 में तो जनगणना हुई, ठीक। कब शुरू हुई थी, 2010 में, यानी 2010 में शुरू हो गई थी 2011 की जनगणना के लिए। रिपोर्ट कब, मतलब जब जनगणना पूरा हो गई तो रिपोर्ट कब पेश किया गया था, 2012 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये पूरी जनसंख्या जनगणना 2 चरणों में समाप्त हुई थी। अब बात करते हैं कि जनसंख्या जो जनगणना होती है किसके अधीन आता है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। और अब बातें मैं ये बताऊं कि 2011 की जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसने करवाया था, तो उसके जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। जो सी चंद्रमौली जी, उन्होंने ये चीज़ नेतृत्व करवाया था। और अपने 2011 का लोगो देखा जाए तो क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये चीज़ इतना ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, ठीक है। और लोगो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये चीज़ मूल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब मैं बातें करने वाला हूँ थोड़ा अब भारत के संबंध में। सबसे पहले लेता हूँ कि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए कि रिपोर्ट में क्या क्या था। तो देखिए, भारत के संबंध में देखा जाए, सबसे पहले तो भारत से पहले चलते हैं विश्व के क्षेत्रफल पे। देखिए, जो विश्व का टोटल क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है उसका अपने भारत के पास कितना है, 2.4%। 2.4% यानी परसेंट में कहेगा तो 2.4%, अर्थात अगर कितना वर्ग किलोमीटर है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात है विश्व से अगर भारत की तुलना करें जनसंख्या के बारे में, तो विश्व की जो जनसंख्या है 7.4 अरब जनसंख्या है। तो अपने भारत की उसकी कितने परसेंट हुई, तो 17.5% है। 17.5% का मतलब 1.21 अरब, 1.21 अरब, यानी ये इसकी जनसंख्या हुई। तो यानी क्षेत्रफल भी आपको समझ में आ गया और जनसंख्या कितनी है इसकी, ये भी समझ में आ गया। ये चीज़ मैं और बताऊं कि अपने भारत में देखिए, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने भारत में टोटल कितने राज्य हैं। इसमें जो राज्य शासित राज्य हैं वो टोटल पहले इसमें वर्तमान में 28 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में कितना है, 28 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित कितने हैं, टोटल तो 9 थे, लेकिन जो दमन और दीव और दादर नागर हवेली को, इन दोनों को क्या किया है, मिला दिया गया है, तो अब टोटल 8 है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो टोटल 8 है और जो राज्य शासित हैं वो 28 हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ज़िले के अपने भारत में टोटल कितने ज़िले हैं, तो 640 ज़िले हैं। और अगर गाँवों की बातें किया जाए तो 6,40,000 गाँव हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे क्षेत्रफल के डाटा के अनुसार है। अब और भी इसके विस्तार के बारे में एक एक करके समझने वाले हैं। देखिए, जनसंख्या तो मैंने आपको बता दिया कि 17.5% है, यानी इसका अगर निकाला जाए तो 1.21 अरब है। तो ये जनसंख्या समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लिंगानुपात। अगर अपने भारत का देखा जाए तो लिंगानुपात 943 है, 943 है। अब लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, देखिए, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं वो काउंट किया जाता है, उसी को लिंगानुपात निकाला जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब 943 जो दिया है वो 943 महिलाएं। इसका मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर 943 महिलाएं हैं। तो ये है लिंगानुपात। अगर शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 919 है, 919 ये शिशु लिंगा अनुपात है। अब बातें करते हैं घनत्व की। अगर भारत का घनत्व देखा जाए तो 382 है। अब ये घनत्व कैसे निकालते हैं, घनत्व निकालने का मतलब देखिए, प्रति एक 1 किलोमीटर होता है, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य रहते हैं, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य रहते हैं, वही घनत्व कहलाता है। तो कितना है, अपने भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 382 जो मतलब लोग हैं 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो ये हुआ घनत्व। अब बात करते हैं साक्षरता की। भारत के दृष्टिकोण से अगर साक्षरता की बात की जाए तो अपने भारत में 69.3% ये क्या है, इतने साक्षर हैं अपने भारत में। भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई है, तो वृद्धि दर कहाँ से कहाँ तक निकाला जाता है, हर 10 साल का। तो यानी देखिए, अपनी जनगणना कब हुई थी, 2011 में। इसके ठीक पहले 10 साल पीछे चले जाइए तो 2001 में, यानी 2001 से हुआ था 2011। ठीक, यानी इन दोनों के बीच, यानी पहले 10 साल का वृद्धि दर देखा जाता है कि पहले जो 2001 में जो जनसंख्या थी तो 2011 में आने के बाद कितनी बढ़ी, तो वही 10 साल की वृद्धि दर दिखाया जाता है। तो इस समय जो है वो 17.6% बढ़ गई है। यानी कितना, भारत का 2011 में कितना जनसंख्या है, 1.21 अरब है, 1.21 अरब जनसंख्या 2011 का रिपोर्ट है। इसका यानी इसमें कितना 17.6% बढ़ गया है। यानी पहले 17.6% था 2001 में, ये कम था। अब 17.6% का मतलब समझते हैं, 17.6% का मतलब हो गया कि 18 करोड़ जनसंख्या है, यानी 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1.21 अरब सन 2011 में जनसंख्या है, इसमें से 18 करोड़ निकाल देंगे तो 2001 की जनसंख्या होगी। तो यानी ये
जो जनगणना है उनके बीच का अंतर 10 साल का, ये वृद्धि दर कहलाती है। तो यानी 10 साल की वृद्धि दर में 17.6% है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात हो गई भारत के संबंध में। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसका मूल डाटा मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है KVS PRT के सिलेबस में है, उनके साथ साथ सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ, अब जो राज्य अपने 28 राज्य हैं उनके संबंध में बातें करने जा रहा हूँ। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं इसी में लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अब मैं बातें करने वाला हूँ अपने प्रदेश के संबंध में। टोटल 28 प्रदेश हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या मैं बातें करने वाला हूँ। इसमें भी मैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करूँगा, जनसंख्या की बात करूँगा, लिंग अनुपात की बात करूँगा, घनत्व की बात करूँगा और साक्षरता और 10% वृद्धि दर की। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये 28 राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आप जानते हैं राजस्थान का है। दूसरे नंबर पे अगर देखो तो मध्य प्रदेश का है। तीसरे नंबर पे देखो तो महाराष्ट्र का है। ये क्षेत्रफल में बताया जा रहा है कि ये है। अगर अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल किसके पास है तो गोवा के पास है। सबसे छोटा क्षेत्रफल देखा जाए तो गोवा सबसे छोटे क्षेत्रफल में है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जनसंख्या की कि किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, 19 दशमलव समथिंग, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 20 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे देखिए तो 11 करोड़ के करीब महाराष्ट्र की जनसंख्या है। तीसरे नंबर पे देखें तो 10 करोड़ के करीब बिहार की जनसंख्या है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए, हाँ मैं राज्य शासित जो है 28 उसी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं कम से कम में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो सबसे कम जनसंख्या देखा जाए तो ये है सिक्किम का, 6 लाख के करीब, यानी 6 लाख के ऊपर ये समथिंग। तो ये सिक्किम की जनसंख्या है कम से कम में। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ लिंगानुपात की। अब इन राज्यों में देखूं तो लिंगानुपात में सबसे अधिक कौन है। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक। अब लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखा जाए तो केरल का है। केरल में कितना है 1084। कहने का मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर 1084 महिलाएं, अर्थात 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा है कहाँ? केरल में। तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ हुआ? केरल का। दूसरे नंबर पे 996 तमिलनाडु का है, 993 फिर आंध्र प्रदेश का है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है तो सबसे कम लिंगानुपात देखा जाए तो हरियाणा का माना जाता है 879, यानी 879। और दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर का 889, ठीक। 879, नवासी बोलते हैं इसको, यानी 889 ये जम्मू कश्मीर का है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बातें करने वाला हूँ घनत्व की, कि इन 28 प्रदेशों में घनत्व सबसे अधिक किसका है। तो देखो बिहार राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, यानी प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं, 1106 लोग। और सबसे कम घनत्व कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग, मात्र 17 लोग रहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बातें करते हैं साक्षरता की। इन्हीं 28 प्रदेशों में मैं साक्षर, अब सबसे ज़्यादा साक्षर कौन कौन सा प्रदेश है। देखिए सबसे साक्षर की बात करें तो केरल राज्य है 94%। दूसरे नंबर पे उससे कम में आता है 91% में आता है मिजोरम। फिर उससे कम 88% पे आता है गोवा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे कम साक्षर कौन है तो सबसे कम साक्षर बेचारा बिहार है, कितना? 73%। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बातें करने वाला हूँ कि इन 28 प्रदेशों में कि 10 साल में वृद्धि दर किस राज्य में सबसे अधिक हुई, किस राज्य में सबसे कम हुई। अब वृद्धि दर कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो देखिए मेघालय में 10 साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हो गई थी, कितना? 27%। मेघालय, देखिए मेघालय में, ठीक। और सबसे कम 10 वर्ष में वृद्धि कमी किस में हुई थी तो वो हुई थी नागालैंड में। अब नागालैंड में कितनी हुई थी?
0.6%। कहने का मतलब हुआ कि मेघालय में 27% की वृद्धि हुई थी और जो नागालैंड में उसमें 0.6% की यानी कम से कम में वृद्धि नागालैंड में हुई थी। देखिए दोनों जीव ही हैं, मेघा यानी मेढक और नागा यानी नाग, दोनों को कोरिलेट कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके बारे में और जो गांव है अपने शहर है उनका क्या क्या रिपोर्ट है मैं वो बताने वाला हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी और बेल आइकन को भी क्लिक करें। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।